भले ही हर कोई अपनी गति से विकसित होता है, लगभग सभी एक ही सामान्य विकासात्मक माइलस्टोन व एक ही प्रकार के कौशल का सेट सीखते हैं। मस्तिष्क विकसित होने के साथ ये कौशल प्रगति करते हैं। इनमें शामिल है भाषा व संचार, सामाजिक संपर्क, संज्ञानात्मक कौशल जैसे समस्या को हल करना, शारीरिक माइलस्टोन जैसे चलना, रेंगना व ठीक मोटर कौशल। यदि इनमें से एक कौशल अनुसूचित के रूप में विकसित नहीं होता है, यह देरी की गंभीरता के आधार पर हो सकता है। इसे इस प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। न्यूरो का मतलब है दिमाग। जब सामाजिक कौशल और संचार से संबंधित कुछ कौशल अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप अलगाव हो सकता है। यही ऑटिज्म नाम की उत्पत्ति हुई। ऑटो का अर्थ है स्व और इसीलिए आत्म केंद्रित एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी को सामाजिक संपर्क और संचार से हटाया जा सकता है, उन्हें अकेला या अलग थलग छोड़ दिया जा सकता है। 2013 से पहले DSM-4, जिसे बाद में DSM-5 में अपडेट किया गया है, इसमें बताया गया है ऑटिज्म को कई विकृत विकास विकारों में से एक के रूप में वर्णित किया। एक श्रेणी जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव विकार और विकृत विकार संबंधी विकार भी शामिल हैं, जो शामिल नहीं है अन्यथा निर्दिष्ट या PDD-NOS कम शब्दों में। एस्पर्जर सिंड्रोम का उपयोग उन बच्चों का वर्णन करने के लिए किया गया था जिनके पास आत्म केंद्रित विशेषताएं थी, जैसे कि सामाजिक बातचीत या गैर मौखिक संचार के साथ कठिनाइयां, लेकिन आमतौर पर भाषा या संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण देरी नहीं होती है। इसीलिए एस्पर्जर्स को कभी कभी ऑटिज्म के उच्च कार्य रूप में संदर्भित किया जाता है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव विकार का उपयोग विकास संबंधी देरी की शुरुआत का वर्णन करने के लिए किया गया था। ये बच्चे आमतौर पर पहली बार विकसित हुए थे, लेकिन फिर वे 2 और साल की उम्र के बीच अपने अर्जित सामाजिक और संचार कौशल को खो देते थे। व्यापक विकास संबंधी विकार अन्यथा नहीं निर्दिष्ट अनिवार्य रूप से कैच ऑल श्रेणी है जिसमें मरीज कुछ मिलते हैं लेकिन सभी नहीं। ऑटिज्म के नैदानिक मानदंड एस्पर्जर सिंड्रोम या चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव विकार शोधकर्ताओं ने पाया, हालांकि क्योंकि इन विकृत विकास संबंधी विकारों में समान लक्षण होते हैं, उनके निदान विभिन्न क्लिनिकों के अनुरूप नहीं होते हैं। 2013 से DSM-5 नए व संशोधित संस्करण ने इन शर्तों को हटा दिया और उन्हें आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार या एस्पर्जर सिंड्रोम के साथ बदल दिया। ASD शब्द पिछले सभी व्यापक विकास संबंधी विकारों को सम्मोहित करता है, लेकिन यह एक पैमाने पर मापा जाता है या एक स्पेक्ट्रम जो 2 प्रमुख क्षेत्रों में रोगियों के बीच अंतर करता है: सामाजिक संचार व संपर्क घाटा और प्रतिबंधात्मक या दोहरावदार व्यवहार, रुचियां और गतिविधियां। 4 उपश्रेणियां हैं जिनमें सामाजिक व संचार घाटे की तलाश करते हैं। पहला, सामाजिक पारस्परिकता, जो सामाजिक सहभागिता में लोगों को दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया देने के तरीके को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में एक हानि का एक उदाहरण अकेले रहने और सामाजिक खेलों में भूमिका नहीं लेने के लिए एक प्राथमिकता हो सकती है। संभावित घाटे का दूसरा क्षेत्र संयुक्त ध्यान है, जो किसी और के साथ ब्याज साझा करने की इच्छा की स्थिति है। इसीलिए एक हानि का एक उदाहरण एक बच्चा हो सकता है जो अपने हितों या किसी भी वस्तु को अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर रहा है। इसके बाद एक अशाब्दिक संचार है, जो या तो अशाब्दिक संचार का उपयोग करने में कठिनाई को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए हो सकता है एक बच्चा अपनी बाहों को नहीं फैलाता है जब उसके माता पिता परेशान हो और वे उसे उठाना चाहते हों। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अपना हाथ बांध ले जब उसके माता पिता परेशान हो और उसे गोद में उठाना चाहते हों। संचार घाटे के अंतिम उपश्रेणी वह है जो सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं और लोगों को रिश्तों के विकसित करने और बनाए रखने में परेशानी का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को दोस्त बनाने में मुश्किल समय हो सकता है, या वे दोस्त बनाने में सक्षम होते हैं लेकिन उनका व्यवहार उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य प्रमुख क्षेत्र जिसमें घाटे का निदान किया जाता है वह प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार है। ये वह श्रेणी काफी व्यापक है। इस तरह के कुछ व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हैं और इनमें एक अनुष्ठानिक तरीके से खिलौनों को अस्तर देना, हाथों को फड़फड़ाना और शब्दों या वाक्यांशों की नकल करना शामिल है। व्यक्ति को कुछ रूटीनों पर तय किया जा सकता है, जैसे स्कूल जाने के लिए हर दिन एक ही रास्ता या
हो सकता है उनके पास रुचि के प्रतिमान हो, जैसे टाइटैनिक या वैक्यूम क्लीनर जैसे संकीर्ण विषय का बहुत विशिष्ट और गहन ज्ञान होना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोग इनमें से एक या एक से अधिक क्षेत्रों में इन कमियों का प्रदर्शन कर सकते हैं और इन घाटे की गंभीरता हर बच्चे में अलग होती है। दूसरे शब्दों में, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार वाले प्रत्येक व्यक्ति लक्षणों और घाटे के एक अलग स्पेक्ट्रम का प्रदर्शन करते हैं। आमतौर पर चिकित्सक इन घाटे को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार अक्सर उनके माता पिता की तरह उनके माता पिता या बच्चों के मामले में उनके शिक्षकों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता है। आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार का एक सार्थक निदान घर या स्कूल में व्यक्ति के व्यवहार के बारे में दूसरों की टिप्पणियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में गंभीरता स्कोर दिया जा सकता है और यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि उन्हें कितना समर्थन चाहिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के 3 गंभीरता स्तर हैं। स्तर 1 में सूचित करता है व्यक्ति को कि कुछ समर्थन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक संचार में वे पूर्ण वाक्यों में बोल सकते हैं और संचार में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के साथ आगे पीछे की बातचीत बस काम नहीं करती है। दोहराव और प्रतिबंधात्मक व्यवहार के संबंध में उन्हें गतिविधियों के बीच स्विच करने में कठिनाई हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर स्तर 3 का अर्थ है व्यक्ति को पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक संचार के क्षेत्र में वे समझदार भाषण के कुछ शब्द प्रदर्शित कर सकते हैं और शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत शुरू करते हैं। दोहराए जाने वाले व्यवहार के संबंध में वे परिवर्तन के लिए बेहद प्रतिरोधी हो सकते हैं और उनके व्यवहार दैनिक जीवन में गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह माना जाता है कि लक्षणों के इस पैमाने का उपयोग, जैसा कि व्यापक विकास विकारों के बीच अंतर करने के लिए किया गया है, व्यक्तियों के निदान के लिए अधिक सटीक और चिकित्सीय रूप से उपयोगी तरीका प्रदान करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान के लिए केयर टेकर से महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है और स्थिति का प्रबंधन अत्यधिक व्यक्तिगत होता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को पहले वर्णित किया गया था कि एस्पर्जर सिंड्रोम है, वे संभवतः स्तर 3 की तुलना में स्तर 1 के करीब गिर जाएंगे। आमतौर पर आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार को एक आनुवांशिक कारण में निहित माना जाता है, जो अंततः मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है और विशेष रूप से मस्तिष्क के क्षेत्र जो सामाजिक और संचार व्यवहार से संबंधित है। हालांकि यह अभी भी बहुत ही रहस्य है कि कौन सा जीन या जीन का संयोजन प्रभावित होता है। इसके अलावा हालांकि कई संभावित पर्यावरणीय ट्रिगर का पता लगाया गया है, कोई स्पष्ट कारकों की पहचान नहीं की गई है। हम जानते हैं कि हालांकि यही टीका पूरी तरह से आत्म केंद्रित का कारण नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए कोई इलाज नहीं है और ऑटिज्म वाले कई लोग अपने मतभेदों को गले लगाते हैं। खुद को न्यूरो से अलग व ऑटिज्म से ग्रसित लोग विक्षिप्त हैं। ऑटिज्म का उपचार या प्रबंधन विशेष रूप से और ध्यान से किसी व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम, व्यवहार चिकित्सा और अन्य हस्तक्षेप सभी बच्चे के जीवन की गुणवत्ता और कार्यात्मक स्वतंत्रता को अधिकतम करना चाहते हैं। सारांश, ठीक है, एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जहां एक व्यक्ति को सामाजिक बातचीत और संचार में कठिनाई होती है, जो अक्सर उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग छोड़ देता है। विकास संचार और बातचीत घाटे के एक स्पेक्ट्रम के साथ है, साथ ही प्रतिबंधात्मक या दोहरावदार व्यवहार, रुचियां और गतिविधियां भी हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के निदान के लिए केयर टेकर से महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है और स्थिति का प्रबंधन अत्यधिक व्यक्तिगत होता है।